Good morning everyone, welcome back. So today we are going to revise chapter 9 registration. Once the person is registered, then only he can collect the tax from the recipient or buyer. Remember section 16, only registered person can avail input tax credit benefit. और ये रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इशू करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट बायर या रेसिपिएंट को दे सकता है. Correct? So in this chapter what we are going to revise section 22, person liable for registration, section 24, compulsory registration in certain cases, section 23, persons not liable for registration, section 25, procedure for registration, section 26, deemed registration, section 27, special provision related to CTP and NRTP non-resident taxable person, section 28, amendment of registration, section 29, cancellation of registration, and finally we are going to revise section 30, revocation of cancellation of registration. ठीक है, तो चलिए रजिस्ट्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आपको याद रखना है कि जो तीन मेन ड्राइविंग सेक्शंस है वो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन के, सेक्शन 22, 23, 24. ओके, सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है. इसके अंदर जो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 है वो थ्रेशोल्ड लिमिट देता है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख. कौन सा सेक्शन देता है याद कर लीजिए, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1. ओके, तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 गिव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख रुपीज. ओके, चलिए लिमिट देखते किसके लिए क्या क्या है. तो सबसे पहले किसी सप्लायर को रजिस्ट्रेशन किस में लेना है, कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में लेना है, जहां से वो जो टैक्सेबल सप्लाई करता है, जहां से भी वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या दोनों की हो, वहां वो रजिस्ट्रेशन लेगा. अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर, हम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 के अंदर देख ली थी, तो वापस मैं आपको नहीं समझाने वाला हूं. तो एग्रीगेट टर्नओवर इफ इट एक्सीड, रिमेंबर इफ इट एक्सीड 20 लाख रुपीज, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है. कहां लेना है, जिस स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों करता है. यानी कि अगर मान लीजिए उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो मोर देन 20 लाख है. रिमेंबर इफ इट इज इक्वल टू 20 लाख ही इज नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन. यहां क्या लिखा है, 20 लाख से ज्यादा, यानी किसी का 20 लाख तक है तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं लेना. मोर देन 20 लाख, ओके, बिकॉज इससे एक्सीड 20 लाख रुपीज, ठीक है, तो बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना है. अब मान लीजिए उसका 20 लाख से ज्यादा है, वो 3 स्टेट में ऑपरेट करता है. दिल्ली स्टेट है क्या, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी दिल्ली इज स्टेट, करेक्ट. तो दिल्ली स्टेट है, दिल्ली में ऑपरेट करता है, हरियाणा में करता है और यूपी में करता है. यूपी, नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, जिसको रीजन बोलते हो, 3 स्टेट आ जाते हैं. ओके, अब दिल्ली से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, जो भी वो सप्लाई करता है वो टैक्सेबल है, इट इज लेविएबल टू टैक्स. हरियाणा से भी टैक्सेबल करता है, लेकिन यूपी से जो वो सप्लाई करता है वो एग्जम्प्ट है, एंड ही यूपी ब्रांच एक्सक्लूसिवली डील इन एग्जम्प्ट सप्लाई. तो अब इसको कहां लेना है, कहां लेना रजिस्ट्रेशन, तो इसको याद रखना, इसको रजिस्ट्रेशन लेना है यहां दिल्ली के अंदर. इफ इट इज क्रॉसेज एग्रीगेट टर्न ऑफ 20 लाख रुपीज, रिमेंबर पेन बेस है एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, नोट स्टेट वाइज, जिसको नहीं मिलेगी लिमिट, पूरे इंडिया का देखेंगे. अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है. क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई. तो टैक्सेबल सप्लाई दिल्ली, हरियाणा से कर रहा है, लेकिन हमारे एग्जांपल में यूपी से नहीं कर रहा है, तो यूपी में इसको नहीं लेना, लेकिन दिल्ली, हरियाणा में लेना. लेकिन मान लीजिए यूपी के अंदर अगर 1 रुपए का भी, ये 1 रुपए का भी, केवल 1 रुपए का भी अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है तो यूपी के अंदर भी इसको रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है. तो नॉर्मली द थ्रेशोल्ड लिमिट इज हाउ मच, 20 लाख रुपीज. 20 लाख रुपीज से ज्यादा होने पे सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है. अगर एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल है. याद रखो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन नील रेटेड
ओनली एग्जम्प्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी होती है? अल्कोहलिक लिक्कर फॉर वुमेन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिर प्रोविजो, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोविजो। जब एक प्रोविजन के बाद आता है, मैंने मेन लेक्चर में तो समझाया, ये फर्स्ट प्रोविजो होगा, ये सेकंड प्रोविजो होगा, ये थर्ड प्रोविजो होगा। तो हम क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। हम लॉ को कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है कि भाई टैक्सेबल सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से कर रहा है तो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो 20 लाख है वो कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज। कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज। फिर सेकंड प्रोविजन बोलता है कि अरे भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो, लेकिन कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट चाहिए कि नहीं भाई मैं 10 लाख रुपए लिमिट नहीं रखना चाहता, बस 20 लाख रखना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा? वो एनहांस हो सकता है। जो 10 लाख रुपए का लिमिट है वो 20 लाख रुपीज हो सकती है। तो जैसे कि JNK ने ये ऑप्ट किया कि भाई हमको 10 लाख रुपए की लिमिट नहीं चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन JNK जम्मू एंड कश्मीर बोलता है कि नहीं हम 20 लाख रुपए के साथ जाएंगे, हम छोटे व्यापारियों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते। ठीक है, तो उसको ये ऑप्शन दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट को। तो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट ने 10 लाख ही रखा है, किसी ने 20 लाख को ऑप्ट कर दिया। अब जो थर्ड प्रोविजन है वो बोलता है कि भैया अगर कोई सप्लायर एक्सक्लूसिवली गुड्स के अंदर डील करता है, जैसे प्रोविजन स्टोर, उनका टर्नओवर ज्यादा होता है लेकिन मार्जिन कम होता है, टर्नओवर ज्यादा होता है लेकिन मार्जिन कम होता है प्रोविजन स्टोर वालों का, तो उनके लिए खास तौर पे उनके लिए ये अमेंडमेंट कैरिड आउट किया गया। वो बोला गया कि भैया अगर उनका टर्नओवर, हु इज द पर्सन सप्लाइंग ओनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, जो टैक्सेबल सप्लाई तो करते हैं लेकिन क्या है कि उनका एक्सक्लूसिवली दे आर सप्लाइंग द गुड्स, तो उनके लिए लिमिट 40 लाख की जा सकती है। हु इज एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग द गुड्स, एक्सक्लूसिवली यानी सर्विसेज सप्लाई करता है, यानी सर्विसेज वाले हैं, उसके लिए 40 लाख नहीं है, उसके लिए तो 20 लाख और 10 लाख ही है। लेकिन पर्सन अगर एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स है, एक्सक्लूसिवली का मतलब 1 रुपया भी सर्विस नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपया भी सर्विस हो गया, 35 लाख रुपीज टर्न ओवर है, उसमें 1 रुपया सर्विस है, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए लिमिट कम हो जाएगी, 20 लाख या 10 लाख की हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स है तो 40 लाख रुपए लिमिट है, अगर स्टेट बोले और रिकमेंडेशन बाय द GST काउंसिल, तो स्टेट के ऊपर छोड़ा गया। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भैया एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है, प्रोविजन स्टोर का मालिक है, बेचारा बैंक के अंदर पैसा जमा कराता है, बैंक के अंदर उसने सेविंग अकाउंट खोला और उसमें पैसा जो भी आता है वो डिपॉजिट कर देता है, या अगर यूपीआई पेमेंट है तो यूपीआई पेमेंट तो ऑटोमेटिकली बैंक में जाता है ना यूपीआई पेमेंट। अब बैंक कुछ तो इंटरेस्ट देगी, अगर वो सेविंग अकाउंट है तो वो 1 रुपये भी इंटरेस्ट दिया तो अब बंदा एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा। सर बैंक सर्विस प्रोवाइड कर देना, जिसको इनकम मिलती है, सप्लायर क्या करता है? सर्विस देता है तो उसको इनकम मिलेगी, तो यहां बैंक से उसको इंटरेस्ट मिली तो हम मानेंगे सप्लायर सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो सप्लायर सर्विस दे रहा है, उसको इनकम मिली, 1 रुपए की सेविंग इंटरेस्ट हो गई, तो वो बेचारा अब हायर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख रुपीज, उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट आता है, एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एग्जाम है, तो इंटरेस्ट डिस्काउंट है, अगर वो डिपॉजिट लोन्स और एडवांस से रिलेटेड है तो उसको माना जाएगा कि एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही है। अगर ये इनकम आती है सर्विस इनकम तो चलेगा, बाकी कोई सर्विस इनकम 1 रुपए की भी आए तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होम डिलीवरी दी, उसके लिए 30 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया, अलग से सर्विस दी, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई मान लीजिए वो नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 गिव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। पेज नंबर जो नेक्स्ट पेज सब्सिक्वेंट पेज है 215, उसके अंदर मैंने ये आपको लिमिट दी हुई है, ये अब आपको याद करनी पड़ेगी कि 20 लाख किसके लिए, 40 लाख किसके लिए, 10 लाख किसके लिए। तो ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, ये बाकी लोगों के लिए जिसमें सप्लायर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एलिजिबल एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेन कोकोआ, पान मसाला तंबाकू, वो भी शामिल है, तो उनके लिए ये लिमिट है 10 लाख इनके लिए, 20 लाख इसके लिए। यानी इसको क्रॉस करेगा तब उसको रजिस्ट्रेशन लेना, 20 लाख तक नहीं लेना। और कंपोजिशन के लिए, रिवीजन के लिए मैंने वापस डाला है जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 वाली जो स्कीम है, क्योंकि वो जो 2A वाली वो तो सबके लिए 50 लाख रुपीज है, इसके लिए मैंने डाला 1.5 करोड़ 75 लाख। तो आपने जो चैप्टर 3 में देखा वो जल्दी से रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने वापस डाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर प्रिंसिपल एजेंट के मामले में क्या होगा? भाई हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हो, प्रिंसिपल एजेंट के मामले में क्या होगा? तो बहुत सिंपल है,
हमने क्या देखा था शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर कि भाई जब इनवॉइस कौन रेज करता है, एजेंट रेज करता है अपने नाम से, तो वो क्या होगा, सप्लाई। तो अगर वो सप्लाई है, इनवॉइस अपने नाम से रेज कर रहा है, तो अकाउंटिंग याद रखो ना यार, उसका टर्नओवर होगा ना, किसका होगा, एजेंट का टर्नओवर होगा। तो एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा वो, और प्रिंसिपल के तो आना ही है बिकॉज शेड्यूल 1 पैरा 3। लेकिन अगर वो फैसिलिटेटिंग एजेंट है, इनवॉइस प्रिंसिपल इश्यू करता है, तो उसके टर्नओवर में आना चाहिए क्या, वो सप्लाई नहीं है तो उसके टर्नओवर में आएगा नहीं। अफकोर्स कमीशन उसके टर्नओवर में आएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जॉब वर्कर सप्लाई करता है, सप्लाई करता है क्या, नहीं करता। प्रिंसिपल उसको गुड्स डिलीवर करता है, जॉब वर्कर सप्लाई करता है, क्योंकि वो जो काम करता है ना वही वाला सप्लाई करता है, गुड्स वो एक्चुअल में नहीं करता, क्योंकि वो क्या सर्विस दे रहा, वो इनकम उसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी, बाकी वो प्रिंसिपल का टर्नओवर, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये सारे हैं, लेकिन जो 10 लाख 20 लाख वाले चूज किए हैं वो मेनली मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में एक ब्रांच कहाँ है, नागालैंड के अंदर, एक है कहाँ है, मान लीजिए तेलंगाना के अंदर, तो लिमिट क्या होगी, 20 लाख होगी कि 10 लाख होगी, तो ये कम होके 10 लाख हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक आईसीआई का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बुक के अंदर आपके दिया हुआ है, ये आप जरूर देखना। ये है एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 220 ऑफ माय बुक, आपको आईसीआई के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल 13, उदय एंटरप्राइजेज इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। इट आल्सो सप्लाइज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड। अब नागालैंड में है तो नागालैंड के अंदर क्या हो गया, 10 लाख हो गई लिमिट, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का सप्लायर हो, ठीक है। तो नागालैंड के अंदर ये देखिए क्या लिमिट है, 10 लाख, कुछ भी हो तो दोनों में 10 लाख का एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो भी। महाराष्ट्र में 40 लाख रुपीज, महाराष्ट्र में है 40 लाख रुपीज। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसकी लिमिट 10 लाख होगी कि 40 लाख होगी, ठीक है। तो इसका जो टर्नओवर है वो 34 लाख है महाराष्ट्र में और 8 लाख है नागालैंड में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 लाख की 40 लाख। लेकिन जो नागालैंड से है वो सप्लाई क्या कर रहा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सक्लूसिवली यही सप्लाई कर रहा है। तो क्या टर्नओवर रेड्यूस होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो टर्नओवर रेड्यूस होकर 20 लाख या 40 लाख वो 10 लाख पे आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां ये होगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि एक सर्कुलर इश्यू हुआ, उसके हिसाब से अगर ये एक्सक्लूसिवली सप्लायर है तो लिमिट 40 लाख की रहेगी। लेकिन क्योंकि जो उदय एंटरप्राइज है उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, 34 लाख प्लस 8 लाख, 34 लाख प्लस 8 लाख 42 लाख, तो इसको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा क्योंकि 40 लाख को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहां लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा। नागालैंड में लेना है क्या, नहीं, नागालैंड में ये क्या कर रहा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, बेसिकली एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूसिवली। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन लेता भी है तो गवर्नमेंट को कुछ मिलने वाला नहीं और इसको भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा नहीं, एग्जाम सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, करेक्ट। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं होने वाली, तो क्यों काम बढ़ाने का। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तो एक्सक्लूसिवली है तो हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो हमारा काम बढ़ाएगा, क्योंकि उनको भी रिटर्न प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसलिए उनको बोला कि भैया रजिस्ट्रेशन तू मती ले, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप देख लेना। तो ये हो गया सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, ओके। फिर सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, प्रीवियस लॉ में बंदा रजिस्टर्ड था एक्साइज ड्यूटी वीएटी में, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ उसके पहले, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना था यहां जीएसटी के अंदर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 3 बोलता है कि भाई टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्टर्ड जो बिजनेस कैरी कर रहा था, टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है, पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, ठीक है। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल पर्सन है। उसने अगर अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर को रजिस्ट्रेशन लेना है, ये भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। फिर सब सेक्शन 4 डीमर्जर हो गया, ये सब हुआ, ठीक है, अमालगमेशन है सब, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है किसको, ट्रांसफरी को, ओके। तो अगर ध्यान से देखें तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ही केवल थ्रेशोल्ड लिमिट दे रहा है, ओके, 10 लाख 20 लाख 40 लाख। सब सेक्शन 2, 3, 4 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है,
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब सेक्शन 24 भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो आपको क्या याद रखना है कि केवल सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑप्शन देता है, मतलब जो लिमिट देता है एग्रीगेट टर्नओवर की 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपीज। सब सेक्शन 2, 3, 4 सेक्शन 22 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब सेक्शन 24 स्टार्ट विद नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। केवल सब सेक्शन 1 का क्यों रेफरेंस दिया? क्योंकि सब सेक्शन 2, 3, 4 मैंने क्या बोला, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि बॉस सेक्शन 24 इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर, तो person cannot enjoy the threshold limit even the turnover is 1 rupees. Person has to take compulsory registration under CGST Act. Okay? किस मामलों में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। तो एग्रीगेट टर्नओवर केवल 5 लाख रुपए है। एग्रीगेट टर्नओवर कितना? 5 लाख रुपए, लेकिन जयपुर से लखनऊ सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब इसमें तो लिखा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इसमें गुड्स या सर्विसेज का रेफरेंस नहीं दिया गया, लेकिन आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आगे जाके आप सर्कुलर देखोगे, मतलब पेज नंबर 217 के अंदर, उसमें लिखा है गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन इश्यू करके बोला है कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज तो ये एंजॉय कर सकते हैं 20 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज जो भी है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर मैं जयपुर से लखनऊ सप्लाई करता हूं कोचिंग क्लासेस की, तो मैं 20 लाख एंजॉय कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं गुड्स सप्लाई करता हूं, मेरा टर्नओवर केवल 1 लाख ही है, तो मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना। अब टैक्सेबल सप्लाई इन्होंने टर्म यूज किया है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का 5 लाख का टर्नओवर, वो गुड्स की सप्लाई करा। सर्विसेज के मामले में मैंने क्या बोला, अगर टैक्सेबल है भी तो वो 20 लाख, 10 लाख रुपीज एंजॉय कर सकता है, लेकिन गुड्स के मामले में 1 रुपए के भी गुड्स अगर वो दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है, इंटरस्टेट किसको बोलते हैं, दूसरे स्टेट को या दूसरे यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई करता है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन याद रखना टैक्सेबल टर्म इन्होंने यूज किया है, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अगर एग्जम्प्ट है तो मेरा टर्नओवर 5 लाख रुपए, ये एग्रीगेट टर्नओवर, इंटर स्टेट तो ऐसे भी आई कैन एंजॉय थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर मैं इंटर स्टेट 1 रुपए का भी करता हूं, जयपुर से लखनऊ करता हूं, तो मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना और सबके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटर स्टेट के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सब पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बोलता है कि भाई इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई तो लेना पड़ेगा, लेकिन वह 1 रुपए का जो मैं सप्लाई कर रहा हूं वो एग्जम्प्ट है, तो फिर मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो टैक्सेबल सप्लाई में अगर 1 रुपए की भी करूंगा तो 5 लाख रुपए एग्रीगेट टर्नओवर, तो मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सर्विसेज के मामले में 10 लाख, 20 लाख पर्सन कैन एंजॉय। सीटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। केवल 2 रुपए का टर्नओवर है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसको भी इंटरलिंक करना है जो इन्होंने सर्कुलर इश्यू किया है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए तो जो नोटिफाइड गुड्स है उस मामले में सीटीपी डील करता है इंटर स्टेट, तो वो एंजॉय कर सकता है लिमिट। ओके, अब ये जो 20 लाख रुपीज की लिमिट है ये इसके ऊपर भी लागू है। तो गुड्स के मामले में मैंने क्या बोला कि 1 रुपए का भी टैक्सेबल सप्लाई होता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर वो नोटिफाइड गुड्स का है, तो ये रहा नोटिफिकेशन नंबर 03/2018, तो उसमें ये बंदा एंजॉय कर सकता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है सब, अदरवाइज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो इसको मैं वापस क्लोज 1 को वापस समझाता हूं। टैक्सेबल सर्विसेज है इंटर स्टेट, एग्जम्प्ट के तो चलो शामिल ही हो गया। टैक्सेबल सर्विसेज 10 लाख, 20 लाख वो एंजॉय कर सकता है। घुस के मामले में अगर टैक्सेबल है 1 रुपए का भी इंटर स्टेट है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन वो जो टैक्सेबल गुड्स है, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स या जो नोटिफाइड गुड्स है, तो बंदा एंजॉय कर सकता है लिमिट। ओके, समझ गए। सीटीपी वाला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर वो नोटिफाइड गुड्स है, ठीक है, तो वो भी एंजॉय कर सकता है। फिर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, चाहे वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 हो या सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हो, अगर रेसिपिएंट बायर के ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, चाहे सर्विस के ऊपर है या गुड्स के ऊपर, सो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन याद रखना इसको पे करना है। जैसे हमने देखा एडवोकेट सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी को अगर रेसिपिएंट है तो उनको टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज है, लेकिन वो बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट दे कैन एंजॉय। तो हमने क्या देखा था कि दोज सर्विसेज आर एग्जम्प्ट
चैप्टर 4 के अंदर देखा था। तो एग्जाम है तो लाइबिलिटी आएगी या लाइबिलिटी नहीं आए तो ऐसे बंदों को रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? नहीं। तो जिनको एक्चुअल में लाइबिलिटी है रिवर्स चार्ज की, उन्हीं को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है टैक्स पे करने के लिए। फिर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसकी लाइबिलिटी है, दे आर गोइंग टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ एक्चुअल सप्लायर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, 1 रुपए की भी सप्लाई है, एनआरटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, जिसके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी है, चाहे उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया नहीं लिया, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 51 किसके लिए? गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये सबके लिए ना, जिनके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी होती है। ये टीडीएस इनकम टैक्स वाला नहीं, जीएसटी वाला। फिर पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, यानी प्रिंसिपल, मान लीजिए प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, जो हमने चैप्टर 1 में देखी थी, क्लोज 107 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। तो उसके बिहाफ पे कोई सप्लाई करता है तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसको आपको इंटरलिंक करना अगेन शेड्यूल 1 पैरा 3 के साथ। तो बंदे दो तरह के हो सकते हैं एजेंट, एक तो फैसिलिटेट करता है तो उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन जो शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट है उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आईएसडी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 थ्रू सच ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज required to collect TCS tax collect at source under section 52 compulsory registration। तो अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू जो सप्लाई करते हैं चाहे गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, दे कैन नॉट एंजॉय द थ्रेशोल्ड लिमिट। बट इसके लिए भी एक बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और बोला कि भाई जो सर्विसेज वाले हैं दे कैन एंजॉय even though they are supplying through e-commerce operator Amazon Flipkart, they can enjoy the threshold। तो गुड्स के मामले में नो एग्जाम्पशन, बेसिकली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन सर्विसेज के मामले में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके क्या बोला कि भाई तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन नंबर सर याद करना है क्या? जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, जो टीडीएस के ऊपर जिसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऐसे टीसीएस किसके ऊपर होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर होता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन है जो किसी और के बिहाफ पे कंसिडरेशन ले रहे हैं, तभी टीसीएस की लायबिलिटी आती है ना, तो उनको टीसीएस कलेक्ट करना है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओआईडीआर, लेकिन ओआईडीआर अगर मान लीजिए 100% रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना कंपलसरी, लेकिन ओआईडीआर अगर सप्लाई करता अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन देन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। फिर क्लॉज 12 बेसिकली गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो और कुछ भी नोटिफाई कर सकता है कि भैया इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई टीडीएस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है? यस, अगर टीडीएस की लायबिलिटी है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, आईएसडी को भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ये हो गया सेक्शन 24। अब सेक्शन 23, भाई सेक्शन 22 क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन लो, सेक्शन 24 बोलता है रजिस्ट्रेशन लो, सेक्शन 23 बोलता है भैया मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, तुम लोग के ऊपर मेरी दया दृष्टि है, सो यू आर नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेज है? पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज बोथ नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नॉट लायबल टू टैक्स मीन्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम तो है ही है। तो अगर बंदा एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में डील कर रहा है, मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आप डील करते हो, एक्सक्लूसिवली पेट्रोल डीजल सेल करते हो और कुछ नहीं, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं लेना। जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं होगा। आप रजिस्ट्रेशन लोगे, आपका जो लायबिलिटी वो क्या है? दूसरे टैक्सेस की है, जीएसटी की तो है नहीं, तो गवर्नमेंट को कुछ मिलने वाला है? आपके ऊपर कंप्लायंसेस बर्डन होगा, कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल पंप वाले की, गवर्नमेंट को भी वो रिटर्न अननेसेसरी चेक करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो एक्सक्लूसिवली, अगर हमेशा याद रखो एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया गया, तो एक्सक्लूसिवली पेट्रोल पंप वाला नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन मान लो उसका जो टर्नओवर 10 करोड़ रुपए हो या 100 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं, उसको नहीं लेना। लेकिन 100 करोड़ टर्नओवर के बाद वो क्या करता है? इंजन ऑयल सेल करना स्टार्ट कर देता। पहले इंजन ऑयल सेल नहीं करता था, इंजन ऑयल सेल स्टार्ट कर दिया, वो केवल 100 रुपीज का स्टार्ट करता है।
कि भैया मैं तो इंडियन ऑयल सेल करता हूँ, केवल जो टर्न ओवर है इंडियन ऑयल से रिलेटेड वो केवल 100 रुपीज का हुआ, अब इसको रजिस्ट्रेशन लेना है। यस, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल है, एग्जाम सप्लाई शामिल है, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल है, करेक्ट, क्योंकि एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई आती है। तो अब इसको कंपल्सरी, अब इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज ही इज क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। तो 100 रुपीज का उसने इंडियन ऑयल सेल करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। 100 करोड़ का टर्नओवर अगर एक्सक्लूसिवली या नहीं लेना एग्जाम सप्लाई का या नॉन टैक्सेबल सप्लाई का, लेकिन 100 रुपीज का इंडियन ऑयल सेल किया, ले लो बेटा रजिस्ट्रेशन। दूसरा एग्जांपल, आज कोई लिखा दारू की दुकान बहुत बढ़िया चलती है, सिटी के मेन में लाइन लगती है, मजा आ जाता है, 50 करोड़ का टर्नओवर साल का, रजिस्ट्रेशन लेना नहीं, 100% एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन चकना बेचना स्टार्ट कर दिया। चकना किसको बोलते हैं? अरे दारू वाले चकना भी लेते हैं साथ में, सिंगदाना है सब, हल्दीराम है सबका, ठीक है। 10 रुपए का टर्नओवर हो गया, केवल एक चकने का पैकेट बेच दिया, सब लेविएबल टू टैक्स। अब इसको रजिस्ट्रेशन लेना। तो एक्सक्लूसिव वर्ड का कहने का मतलब ये ध्यान रखना, 100%, नॉट इवन 0.0001% टैक्सेबल सप्लाई। इसका एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, नहीं लेना इसको भी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट को दूसरी सप्लाई करता है, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करता है, तो उसको लेना है। स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया सर्कुलर्स, ठीक है। हाँ, इसमें एक सर्कुलर हमारा रह गया कि अगर मान लीजिए जो बंदा जो इधर लिखा है एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। अब मान लीजिए अगर कोई बंदा है जिसकी जो सप्लाई करता है वो टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन इट इज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, तो फिर जैसे जीटीए है, उसने फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं किया, उसकी सारी सप्लाई सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, तो क्या ऐसे जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना? हमने चैप्टर 8 के अंदर देखा, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 क्या करता है, एग्जाम सप्लाई को डेफिनेशन एक्सपांड करता है, बोलता है कि भाई तेरे लिए ये एग्जाम तक। तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना है? क्योंकि ये टैक्स तो पे करेगा नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिलना नहीं, तो लेना है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भैया, ठीक है, रिवर्स चार्ज है तो तेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो ये हो गया। अब क्या करें? सेक्शन 25 देखते हैं। सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 22 टू 24 किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 केवल थ्रेशोल्ड देता है, याद कर लीजिए। सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, 3, 4 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 बोलता है कि भैया तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना अगर तुम एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो या एग्रीकल्चर स्टोर, तुमको नहीं लेना। चलो, अब सेक्शन 25 बोलता है अच्छा भैया तुम लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, किसके अंदर? सेक्शन 23 में हो सकता है क्या? नहीं, सेक्शन 23 तो बोलता है कि भैया तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो रजिस्ट्रेशन के सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22 टू 22 एंड 24। तो इसलिए ये बोलता है सब सेक्शन 1, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, 24 शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच इज सो लायबल विद इन 30 डेज। अब वो कहां से लायबल होगा? जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, करेक्ट। तो उसको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना, जब से भी वो लायबल हुआ, चाहे वो सेक्शन 22 के अंदर हुआ या सेक्शन 24 में, उसको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर 30 दिन में नहीं करता तो याद रखना इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था। अब सीटीपी एनआरटीपी के लिए इन्होंने बोला कि भैया यहां तो लायबल टू बी रजिस्टर उसके विद इन 30 डेज करना है, लेकिन इनको तो एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना है एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके बिना उनको बिजनेस स्टार्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो उनको एडवांस में देना। अब क्वेश्चन आता है कि भैया एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन तो लेना जरूरी है, लेकिन मान लीजिए मुंबई है, मुंबई कहां आता है? महाराष्ट्र में आता है ना मुंबई। तो मुंबई में मेरी एक शॉप है नॉर्मल एरिया में, और एक शॉप है या एक फैक्ट्री है SCZ एरिया में, ठीक है। अब मेरे को तो एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है अगर देखने जाओ, लेकिन सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 बोलता है कि भैया अगर SCZ में है तो इसके लिए सेम स्टेट में होते हुए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, तो इसका रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा। ओके, चलो ये हो गया। अब टेरिटरी वाटर में अगर
प्लेस ऑफ बिजनेस है तो कहाँ रजिस्ट्रेशन लोगे? टेरिटरी वाटर क्या होता है, यहां तक ना, याद आ गया? याद आ गया? तो जो भी नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर माने जाओगे। चैप्टर 3 के अंदर भी डिस्कस किया हमने, चैप्टर 1 के अंदर भी डिस्कस किया। तो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 बोलता है कि भाई सिंगल रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना ही है, केवल SCZ है तो उसके लिए सेपरेट लेना पड़ेगा। हर स्टेट यूनियन टेरिटरी जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, आपको कम से कम एक रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर एग्जाम सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, जो हमारा पहले का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब क्या आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो? ले सकते हो, ले सकते हो। अगर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए एक दुकान है, आजकल बंदे लोग बहुत होशियार होते हैं, तो एक दुकान है तो एक दुकान है तो वन प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 के अंदर देखी थी। एक दुकान के अंदर आप 2 बिजनेस करते हो। यहां रेडीमेड गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस, इधर प्रोविजन स्टोर। मैं एक्सट्रीम एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। प्रोविजन स्टोर, अब आप क्या 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो कि सर 2 वर्टिकल है, 2 सेगमेंट के अंदर हम डील करते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग हमने पढ़ी है अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ी, उसको उधर ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है। अब एक ही दुकान है, एक दुकान के आपने 2 हिस्से कर दिए, बीच में एक डिवाइडर लगा दिया और बोला कि भैया मान लो पार्टीशन, डिवाइडर तो चलो रोड के लिए होता, पार्टीशन लगा दिया और आपने बोला कि भाई ये प्रोविजनल है, यहाँ प्रोविजन स्टोर का डील करता हूँ, यहाँ रेडीमेड गारमेंट। सर आपने तो बोला था इनपुट टैक्स क्रेडिट एक दूसरे का ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। सेक्शन 16 में कहीं भी इसको रोका गया है क्या, नेक्सस डेवलप किया गया, नहीं किया गया। मैं प्रीवियस चैप्टर में भी आता हूँ प्रोविजन, जिससे कि आपको याद रहे, रिविजन में गलती नहीं करो आप, ठीक है, ठीक है। तो इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? आंसर इज नो। 2 प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, चाहे वो शॉप आजू बाजू में हो, लेकिन 2 शॉप होनी चाहिए अलग अलग, तभी आप ले सकते हो। एक शॉप के अंदर 2 बिजनेस करते हो, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना अलाउड है? नहीं। मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको इंटरलिंक करो प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन से, ठीक है। तो एक ही लेना है, आपको चॉइस दी गई है, मतलब कंपलसरी आपको, मान लीजिए आपकी 5 टोटल एक स्टेट में 5 प्लेस ऑफ बिजनेस है, सेपरेट है। मान लीजिए मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, अकोला, 5 सिटीज के अंदर आपकी शॉप है, तो अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस हो गए ना, ठीक है। तो आपको चॉइस दी गई है, आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो या सिंगल रजिस्ट्रेशन लो, लेकिन महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो क्या होगा, मुंबई से पुणे ब्रांच में आपने स्टॉक ट्रांसफर किया तो वो सप्लाई हो जाएगी। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो विद इन द स्टेट वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे, वो सप्लाई नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक है। फिर सब सेक्शन 3 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मोदी जी बोलते ना कंट्रीब्यूट करो नेशन डेवलपमेंट में, तो एक बंदा आता बोलता यार मेरा टर्नओवर तो क्या 5 लाख रुपया, लेकिन मेरे को GST का पेमेंट करना है, तो मैं तो GST का रजिस्ट्रेशन लूंगा ही लूंगा। ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, बट ही वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट in development of nation, so that's why he would like to take the registration. Whether he can take? Yes, under subsection 3 of section 25. इसको इंटरलिंक भी करना सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 से इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी के लिए, तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के एक दिन पहले, ठीक है। सब सेक्शन 4 डिस्टिंक्ट पर्सन बोलता है कि भैया अगर एक स्टेट के अंदर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो क्या होगा, क्या होगा, एक स्टेट के अंदर अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, 2 अलग अलग शॉप है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? नहीं। लेकिन एक स्टेट में अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, ओके। इसके अलावा अगर एक स्टेट में रजिस्टर और दूसरे स्टेट में नहीं भी हो तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। अगर 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो तो ऐसे भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। फिर सब सेक्शन 6 बोलता है कि भाई रजिस्ट्रेशन तो देंगे, लेकिन हमने इनकम टैक्स के साथ फार्मूला बिठाया है। क्या फार्मूला बिठाया GST वालों ने कि भाई ये पैन नंबर है तभी तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर पैन नंबर है इनकम टैक्स के अंदर तभी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर पैन नंबर नहीं है तो पहले पैन एप्लीकेशन दो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फिर GST के लिए अप्लाई करो। लेकिन इसको रिलैक्स किया गया कि अगर किसी के ऊपर TDS की लाइबिलिटी है, TDS की लाइबिलिटी है, सेक्शन 51 क्या है TDS, तो उसको परमानेंट अकाउंट नंबर की जगह वो 10 नंबर होता है ना जो इनकम टैक्स में इश्यू होता है, ठीक है, होता है ना, तो उसके बेसिस पे दे दिया जाएगा।
ओके, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा फॉरेनर्स है, एनआरटीपी है, तो उसके लिए क्या उपाय है भाई, उसके पास पैन नंबर नहीं होगा तो जो उसकी गवर्नमेंट इश्यू करती है क्या, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर जिसको हम बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट यूएस की जो गवर्नमेंट इश्यू की है उसके बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। अब इन्होंने 6A, 6B, 6C और 6D इंसर्ट किया। क्यों इंसर्ट किया, आजकल तो हर चीज आधार कार्ड से लिंक हो रही है, चाहे वो पैन नंबर हो, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पहले आधार कार्ड, जब इन्होंने जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस किया था, इंप्लीमेंट किया था, तो आधार के साथ लिंक नहीं था, मतलब ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं थी। बाद में इनको आइडिया आया कि भाई फर्जीपना बढ़ सकता है, कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसने अप्लाई कर दिया, या किसी ने एक बिजनेस होते हुए भी दो अलग अलग अपने आप को बना के दो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो कैसे करेंगे। तो इन्होंने आधार कार्ड से इसलिए लिंक करना स्टार्ट कर देते, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, दे मेड इट एप्लीकेबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये बाद में इंसर्ट किया, तो कोई बंदा पहले से रजिस्टर्ड था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो ऐसे बंदों को जो रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उनको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए जाना है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं, मतलब आधार कार्ड नंबर ही नहीं है, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट उसको वायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देगी, भाई तो तेरी आइडेंटिफिकेशन प्रूव कर। तो वो क्या है, बाद में हम लोग देखेंगे रूल के अंदर, बेसिकली इस मामले में फिजिकल जो वेरिफिकेशन होगा बिजनेस प्रीमाइसेस का, ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने ये नहीं कर पाया, यानी वायबल मीन, या आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाया जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या वायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, जो मैंने बोला बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस का वेरिफिकेशन, वो नहीं हो पाया, तो जो रजिस्ट्रेशन अलॉट किया गया वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 6A किससे रिलेटेड है, जो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 6B जो नया रजिस्ट्रेशन लेने वाला है, तो ये इंडिविजुअल के लिए है, तो इंडिविजुअल को आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना, अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, ठीक है, वो हम रूल्स में देखेंगे। अब ये 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी ये बेसिकली अप्लाई करेगा, उसको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करवाना या वायबल मींस जो भी आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया, वो बेसिकली बिजनेस प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन है। फिर 6C अदर देन इंडिविजुअल के लिए, जैसे मान लीजिए HUF है या कंपनी है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इनको करवाना है, ठीक है। तो ये तो पहले वाला 6A किसके लिए, ऑलरेडी रजिस्टर। 6B 6C न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, ओके। जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, जैसे अदर देन इंडिविजुअल तो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, मैनेजिंग ऑथोराइज पार्टनर है, करता HUF है, तो HUF की एंटिटी है, तो वो इंडिविजुअल तो है नहीं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है, तो कर्ता का होगा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। या अगर आधार कार्ड नहीं है तो अल्टरनेट एंड वायबल आइडेंटिफिकेशन मीन जो गवर्नमेंट ने रूल 9 के अंदर प्रेस्क्राइब कर दिया। अब 6D, 6A, 6B, 6C तो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन या वायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताता है। 6D बोलता है कि इन मामलों में आपको बेसिकली आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाना। कब नहीं जाना, तो गवर्नमेंट ने ये प्रेस्क्राइब भी किया है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बेचारा सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, जैसे एनआरटीपी है, अब वो उसके पास तो आधार कार्ड होगा नहीं, तो उस मामले में नहीं होगा। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुरी अथॉरिटी, PSU, ए पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 25, जो अभी हम देखेंगे, UIN बेसिकली। इसके बाद एनआरटीपी है, उसको सब सेक्शन 7 बोलता है कि भैया तेरे पास पेन तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो हमने पेन बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट बोलती है कि हम प्रेस्क्राइब करेंगे, गवर्नमेंट ने रूल में प्रेस्क्राइब कर दिया कि भैया तू जो गवर्नमेंट का, जो तुम्हारी गवर्नमेंट का US का तू सिटीजन है, तो तुम्हारे को जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इशू किया गया उसके बेसिस पे हो जाएगा। अगर बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, तो क्या होगा, ऑफिसर करेगा, ठीक है। और सब सेक्शन 9 बोलता है कि जो UN एजेंसी जैसे अभी तो WHO छाया हुआ है 2 साल से, तो WHO भी है, ठीक है, उनको भी क्या करना है, अब उन लोग इनवर्ड सप्लाई लेते हैं, उनकी आउटवर्ड सप्लाई तो होती नहीं है, लेकिन इनवर्ड सप्लाई के ऊपर उनको टैक्स लगता है, तो उसका रिफंड कैसे प्रोसेस होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम लोग रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन तुम लोग रजिस्टर पर्सन नहीं कहलाओगे, और तुम लोग UIN ले लो, जिसके बेसिस पे तुम्हारा रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड जब तुमको क्लेम करना है, जो तुमने GST सप्लायर को पे किया वो रिफंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट shall be issued in such form and with effect from such date एज में प्रेस्क्राइब, तो याद रखिए 30 डेज के अंदर अप्लाई किया है
तो जब से भी बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उस दिन से वो रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। और बंदे ने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर बंदे ने 30 दिन के बाद अप्लाई किया तो क्या होगा रजिस्ट्रेशन की डेट, जब उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। अब रूल्स देख लेते हैं पहले हम, फिर सबसेक्शन 26, 27 देखेंगे। तो रूल 8 क्या बोलता है, बेसिकली रूल 8 के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जीएसटीएन नंबर का फॉर्मेट क्या है। तो जीएसटीएन नंबर है उसका फॉर्मेट है 15 डिजिट, पहले टोटल डिजिट कितने 15, तो फर्स्ट 2 डिजिट किसके है स्टेट कोड, तो गवर्नमेंट ने हर स्टेट को एक कोड दिया है 01, 02, 03। फिर क्योंकि पेन बेस है जीएसटीएन नंबर तो 10 डिजिट पेन, फिर जो एंटिटी का नंबर है वो ओके, फिर अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा दिया हुआ एक, चेक सम डिजिट 5। अब सबसे पहले बंदा क्या करेगा, जीएसटी नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन है वो जीएसटी REG 01 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर या कोई भी जो फॉर्म दिए हुए जीएसटी के अंदर वो याद नहीं करने, आप प्रेस्क्राइब फॉर्म यूज कर सकते हो आंसर शीट के अंदर, ठीक है। तो इतना दिमाग मत लगाइए कि सर याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो जीएसटीआर REG 01 के 2 पार्ट दिए गए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में पहले क्या होगा, आपको पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, ठीक है। तो पैन नंबर क्या होगा, जैसे आपने पैन नंबर पुट किया वो जो जीएसटी की वेबसाइट है वो सीबीडीटी का डेटाबेस चेक करेगा कि वेदर यू आर द ओनर ऑफ दैट पैन नंबर और नॉट, तो वहां से वो ऑथेंटिकेट करेगा। जो आपने मोबाइल नंबर दिया तो मोबाइल नंबर का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, आपको ओटीपी आएगी वो आपको सबमिट करनी है। फिर ईमेल आईडी जो आपने सबमिट किया उसके ऊपर भी ओटीपी भेजा जाएगा, उसके थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में आपको जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस बाकी जो भी डिटेल्स है वो आपको सबमिट करनी है। तो जैसे ये सबमिट करोगे आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है, जीएसटी REG 02 में। इसके 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी है तो आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू किया जाएगा। अगर मान लीजिए ऑफिसर 7 दिन तक सोता रहता है, कुछ नहीं करता, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली अप्रूवल दे देगा। ओके, तो अगर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको रिप्लाई देनी है विद इन 7 डेज। ओके, उस रिप्लाई को वो देखेगा, मान लीजिए उस रिप्लाई के ऊपर भी वो कुछ नहीं करता तो सिस्टम आपको दे देगा या फिर वो अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप चार्ट देख लेना एक बार। अब जो रूल 8 है मैंने अभी आपको समझा दिया। तो आईएसडी को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, सीटीपी एनआरटीपी को जो रजिस्ट्रेशन टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, हालांकि सीटीपी तो REG 01 फाइल करेगा, एनआरटीपी के लिए दूसरा फॉर्म है, ठीक है। तो उसको टेम्पररी रेफरेंस नंबर के बेसिस पे दोनों को क्या करना है, एडवांस टैक्स का पेमेंट करना। अब एडवांस टैक्स पेमेंट के अंदर मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर बंदे एलिजिबल है तो वो माइनस करेंगे, यस। तो जो भी उसकी ग्रॉस लायबिलिटी जो वो एस्टिमेट कर रहे हैं माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके लिए वो एलिजिबल है। एनआरटीपी याद करो केवल इंपोर्ट के लिए एलिजिबल है, लोकली बाई करता तो नहीं कर, तो वो माइनस नहीं कर सकता लोकली परचेज के ऊपर। लेकिन अगर वो इंपोर्ट करता है एनआरटीपी, तो हमने सेक्शन 17 के अंदर देखा था, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट करे मिलेगा। तो जो भी 100 रुपीज लायबिलिटी है, मान लीजिए ग्रॉस 20 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो माइनस करके 80 आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, एडवांस में। अब आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होना, तो रूल 9 बोलता है कि अगर आधार कार्ड मान लीजिए आप ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाते तो रजिस्ट्रेशन कैसे ग्रांट होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होगा जो ऑफिसर करेगा उस, ठीक है, वो 30 डेज के अंदर करेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा, मैंने आपको समझा दिया क्या डेट होगी। अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई किया तो जब भी आप लायबल हो तब से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, या आपने 30 डेज के बाद में किया तो जब भी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करता है उस दिन से रजिस्टर्ड पर्सन कहलाओगे। बैंक डिटेल आपको फर्निश करनी है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया बट नॉट लेटर देन, याद रखना रूल 10 है, क्योंकि अगर आप बैंक डिटेल फर्निश नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। हम लोग बाद में सेक्शन 29 इंटरलिंकिंग विथ रूल देखेंगे, ठीक है। तो इस मामले में 45 डेज में आपको सबमिट करना है, या फिर अगर रिटर्न है तो उसकी डेट पहले जो भी पहले है उस समय तक आपको बैंक डिटेल सबमिट करनी है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो अगर आपकी मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी है तो आपको सेपरेट, हमने देखा आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन मान लीजिए आपकी टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी है लेकिन आपका उस स्टेट में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आप बेंगलोर के अंदर हो, कर्नाटक में
आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन वेस्ट बंगाल की लाइबिलिटी है। अब वेस्ट बंगाल में आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना है, लेकिन आपके उधर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आप एप्लीकेशन के अंदर क्या करोगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करके वेस्ट बंगाल के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। एनआरटीपी को मैंने पहले ही बोल दिया, जैसे सीटीपी की तरह एनआरटीपी को भी 5 दिन पहले अप्लाई करना है। जो उनको टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा उसके बेसिस पे एस्टिमेट करके लायबिलिटी टैक्स डिपॉजिट करनी है। और एनआरटीपी के मामले में पैन नंबर उसके पास नहीं है, अगर पैन नंबर है तो वो इंडियन पैन नंबर, नहीं तो जो भी उसकी गवर्नमेंट ने टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू किया उसके बेसिस पे। ओआईडीआर के लिए ये फॉर्म है, ये सब आपको याद नहीं करना। आरईजी 10 सबको रजिस्ट्रेशन किस में मिलता है, आरईजी 06 में। एनआरटीपी 90 डेज के लिए नॉर्मली उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है, प्लस 90 डेज के लिए वो एक्सटेंशन ले सकता है। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा बंदा तो ऑफिसर करेगा, और जो भी रजिस्ट्रेशन उसको मिलेगा वो उसको प्रोमिनेंट डिस्प्ले करेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जो भी उसकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां उसको डिस्प्ले करना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। फिजिकल वेरिफिकेशन एक तो आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं करवाया तब होगा, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन हो गया है, मतलब बंदे को रजिस्ट्रेशन दे दिया लेकिन ऑफिसर को लगता है कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और उसकी रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ सबमिट भी करेगा। ओके, तो ये क्या हो गए रूल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 26 बहुत ही इजी है। डिम रजिस्ट्रेशन मतलब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर एचजीएसटी यूटीजीएसटी के अंदर दिया गया, चाहे जीएसटी जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है या जो यूआईएन है, उसको माना जाएगा कि वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी दिया गया अगर उसको रिजेक्ट नहीं किया गया। इसी तरह कोई रिजेक्शन है तो वो आपस में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए ये डिम रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन रखा गया कि उसको माना जाएगा कि ये रिजेक्ट इधर किया गया। ठीक है। सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सीटीपी एनआरटीपी। मैंने क्या बोला था, स्पेशल प्रोविजन क्या है, फटाफट रिवाइज करिए कि इनको भैया 5 दिन पहले अप्लाई करना मिनिमम। ओके, 90 डेज का इनको मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो 90 डेज का मतलब मान लीजिए अगर सीटीपी है या एनआरटीपी है, उसने 30 डेज के लिए अप्लाई किया तो 30 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन मान लीजिए उसने 120 डेज के लिए अप्लाई किया तो उसको रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए मिलेगा, मैक्सिमम 90 डेज के लिए। और उनको टेम्पररी रेफरेंस नंबर के बेसिस पे क्या करना है, एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करेगा, अपनी एस्टिमेट लायबिलिटी निकालेगा, ग्रॉस लायबिलिटी इनपुट टैक्स के लिए एलिजिबल है तो एनआरटीपी के मामले में ओनली में वो इंपोर्ट के मामले में एलिजिबल है, सीटीपी तो सबके मामले में एलिजिबल है, तो वो माइनस करके वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करेगा। इसके बाद अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को फर्दर एक्सटेंशन लेना है तो फर्दर एक्सटेंशन ले सकता है 90 डेज प्लस 90 डेज के लिए, 180 डेज के लिए। 180 डेज के ज्यादा रजिस्ट्रेशन ये कमिश्नर नहीं अलाउ करेगा। ओके, ठीक है। तो एक्सटेंशन ले सकता है फर्दर 90 डेज के लिए, एक्सटेंशन लेगा तो वापस एडवांस डिपॉजिट करना है, यस। अब मान लीजिए कोई सीटीपी है, अब प्रगति मैदान के अंदर तो लगातार चलते ही रहते हैं, प्रगति मैदान के अंदर लगातार एग्जीबिशन चलते रहते हैं। मान लीजिए कोई एग्जीबिशन 270 डेज का है, 270 डेज का है, और जो मुंबई का व्यापारी वो प्रगति मैदान दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब 270 डेज का है, मैंने क्या बोला कि पहली बार में 90 डेज प्लस 90 डेज के लिए उसको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल सकता है, टोटल 180 डेज। इसके अलावा सेक्शन 27 में कोई फर्दर एक्सटेंशन का प्रोविजन है, द आंसर इज नो। तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कैसे लेगा, है तो सीटीपी लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे लेगा, 270 डेज का क्या है, एग्जीबिशन है, तो इसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और वो अलॉटमेंट लेटर उसको मिला होगा, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दे देगा 270 डेज के लिए, बाद में इसको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये सीटीपी के लिए एक सर्कुलर सीबीआईसी ने इश्यू किया है फॉर लॉन्ग लर्निंग एग्जीबिशन। एकदम इजी, आप अगर इस रिवीजन लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। चलिए, अब क्या सेक्शन 28 आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। भाई कुछ चेंज हो गया, डायरेक्टर चेंज हो गया, आपने कुछ और चेंज कर दिया, तो अब डिपार्टमेंट को तो इंटीमेट करना पड़ेगा ना। तो सेक्शन 28 रीड विथ रूल 29। तो चाहे आप रजिस्टर पर्सन कौन कहलाता है, जिसके पास जीएसटी नंबर हो, यूआईएन नंबर वाला रजिस्टर पर्सन कहलाता है क्या, नहीं। तो चाहे वो यूआईएन नंबर अलॉट हुआ हो या रजिस्टर पर्सन जिसको जीएसटीएन अलॉट हुआ, उसको रजिस्ट्रेशन की डिटेल में चेंज करना है, क्योंकि कुछ चेंजेज हुए हैं रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। तो जो भी उसने रजिस्ट्रेशन का डेटा फर्निश किया उसमें कुछ चेंजेज हो गए, डायरेक्टर चेंज हो गया वगैरह वगैरह। तो उस मामले में क्या होगा, उसको 15 दिन के अंदर इंटीमेट करना है।
अब इसमें इन्होंने सेग्रीगेट किया कि एक तो कोर फील्ड का चेंजेज है, एक नॉन कोर फील्ड है। नॉन कोर फील्ड मतलब जो कोर मतलब क्या होता है, जो हार्ट है बेसिकली। तो अगर उसमें चेंजेज है नॉन कोर फील्ड में, तो आप जैसे डिटेल सबमिट करोगे, सब कुछ तो ऑनलाइन है, तो वो सिस्टम ही आपको अमेंड करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। लेकिन अगर कोर फील्ड के अंदर है, तो कोर फील्ड कौन सा, जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, या एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, सीईओ और इक्विवेलेंट है, तो ये जो एप्लीकेशन आप फर्निश करोगे अमेंडमेंट के लिए, वो ऑफिसर के पास जाएगी, ऑफिसर चेक करेगा, उसके बाद अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन के मामले में टाइम फ्रेम है, ऐसे ही अप्रूवल रिजेक्शन के लिए भी है। तो अगर मान लीजिए उसको कोई लगता है कि कोई क्वेरी है, तो वो नोटिस इश्यू करके बोलेगा कि भैया तो जवाब दे, ठीक है। तो अगर वो कुछ भी नहीं करता तो सिस्टम कर देगा, या आपने जवाब दे दिया 7 दिन के अंदर, आपको नोटिस इश्यू किया कि भैया ये मेरे को एक्सप्लेन कर, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसने कुछ नहीं किया 7 दिन तक, तो सिस्टम कर देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये रूल 19 के अंदर है, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल सेक्शन 28 याद कर लो और क्या क्या है वगैरह उसमें ये याद कर लो बस, ठीक है। नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। फिर सेक्शन 28 के बाद अब कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 नॉर्मली ये कब एप्लीकेबल होता है, जब रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई करता है, हालांकि प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है। नॉर्मली इसके अंदर किसी की डेथ हो गई, वो सब हो गया, वो सब कवर है, या आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। तो बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ट्रांसफर फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, अमालगमेटेड विद अदर एंटिटी, डीमर्ज और अदर डिस्पोज ऑफ। तो अमालगमेटेड हो गए, तो जो पहली एंटिटी उसका कोई एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है, तो उसके लिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे। या प्रोप्राइटर, डेथ ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। मान लो ट्रांसफर ही को ट्रांसफर भी हो गया, जो नया हायर है, तो पुरानी वाली एंटिटी तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना, क्लोज हो गई वो। और देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, या टैक्सेबल पर्सन, उसका थ्रेशोल्ड ज्यादा था, कोविड आया, बेचारे का धंधा कम हो गया, 5 लाख रुपए ही है टर्नओवर, तो ही इज नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन। या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आता था क्योंकि इंटरेस्टेड टैक्सेबल अप्लाई करता था, लेकिन अब उसको लगता है कि भैया इसकी कंप्लायंस की कॉस्ट कम है, तो मैं इंटरेस्टेड टैक्सेबल अप्लाई बंद कर देता हूं और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता हूं। तो इस मामले में वो कैंसिलेशन की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे सकता है, और जब वो फाइल करेगा तो इसको सस्पेंड कर सकता है कौन, ऑफिसर। अब सस्पेंड करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। सस्पेंड करना मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि टीवी मूवी के अंदर देखा होगा खास तौर पे, कि कोई बंदा किसी इंक्वायरी के अंदर आता है तो उसको बोलता है कि तेरे को फॉर द टाइम बीइंग इट्स सस्पेंडेड, तो वो जॉब के अंदर तो है लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया जिससे कि वो इंक्वायरी कंप्लीट हो सके। उस सस्पेंशन के बाद डिसीजन लिया जाता है कि उसको जॉब के ऊपर वापस रखना है या उसकी सर्विसेज टर्मिनेट की जानी है। तो ऐसे इधर क्या, सस्पेंशन का मतलब यही है कि बंदा रजिस्टर्ड तो है लेकिन पेपर वर्क में टाइम लगता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और वगैरह, उसके रिटर्न विटर्न सब देखेगा वो बंदा, तो इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन को फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, तो गवर्नमेंट ने एक अलग सेपरेट रूल प्रेस्क्राइब किया। अब सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 तो अच्छी अच्छी बातें बताता है कि कब रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करवा सकते हो। अब सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 एम्पावर द प्रॉपर ऑफिसर की वो कैंसिल कर सकता है। कब करेगा, जब बंदा टैक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एक्ट और रूल्स का जो प्रोविजन है उसका कॉन्ट्रावेंट करता है, या बंदे को रिटर्न फर्निश करना है, जैसे ही सपोज टू फर्निश रिटर्न, ओके, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 10 नॉट फर्निश रिटर्न फॉर 3 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड, कंपोजिशन स्कीम वाला, या अदर देन कंपोजिशन स्कीम वाला उसने कंटिन्यूसली 6 मंथ के लिए नहीं किया, ठीक है। तो इन मामलों में, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन बिजनेस कमेंस नहीं किया 6 मंथ तक, या रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा है लेकिन एक्चुअल में वो है ही नहीं, या जो बिजनेस दिखा रहा वो बिजनेस करता ही नहीं है, तो इन मामले में ऑफिसर खुद कैंसिलेशन कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कैंसिलेशन करने के पहले नोटिस इशू होगा, ठीक है, तो नोटिस वो इशू करता है, ये बंदों ने रिटर्न फाइल नहीं किया इसलिए उसने कैंसिलेशन के लिए जा रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब उनको ये नोटिस मिलता है तो वो रिप्लाई नहीं करता और वो क्या करते हैं, रिटर्न, वैलिड रिटर्न सबमिट कर देते हैं। अब वैलिड रिटर्न की डेफिनेशन क्या है, भैया तुम लोग ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऐसा पे कर दिया, तो ये बोलता है कि भाई मेक फुल पेमेंट ऑफ टैक्स अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट और लेट फी, अगर वो पे कर देता है गवर्नमेंट को क्या कि ये पैसा इनने पे कर दिया
तो फिर ये विड्रॉ कर लेगा, जो कैंसिलेशन की वो मतलब एफर्ट कर रहा था वो विड्रॉ कर लेगा, बोलेगा नहीं अब कैंसिल नहीं है, गवर्नमेंट को जो टैक्स है सब मिलना था वो मिल गया। अब इसके अलावा ठीक है, अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो करेगा वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा इस मामले में, ठीक है। अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के मामले में जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इधर भी ये पहले सस्पेंड भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि उसको टाइम लगेगा। अब ये तो है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर कब कब वो कैंसिल कर सकता है ऑफिसर। इसके बाद रूल्स के अंदर भी है, रूल 21 भी बोलता है कि इन मामलों में ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। किन किन मामलों में? अगर वो बिजनेस ही कंडक्ट नहीं करता, डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, यानी एक्चुअल में सप्लाई नहीं है लेकिन वो इनवॉइस इश्यू करता है। वायलेशन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 जो एंटी प्रॉफिटरिंग है उसका वायलेशन करता है, ठीक है। वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10A, रूल 10A क्या है? अभी जो हमने देखा तो बैंक डिटेल उसको फर्निश करनी, उसने फर्निश नहीं की। आईटीसी वो अवेल करता है, वायलेटिंग द सेक्शन 16। अब गवर्नमेंट तो आईटीसी के ऊपर बुरी तरह से जा रही है, तो अगर आईटीसी लेता गलत तरीके से तो furnishes the detail of outward supply in form GSTR1 under section 37 for one or more tax paid in excess or outward supply declared by him in validator under section 39 for the said tax paid। यानी कि जो GSTR1 में उसने डिटेल फर्निश की है और GSTR3 भी मान लो सेक्शन 39 के अंदर क्या होगा, वो मिसमैच है, ठीक है, तो एक्सेस डिक्लेयर करी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, याद करो 99% वाला, ठीक है, तो ये वायलेट है तो रूल 21 के अंदर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए जा सकता है। आपको याद रखना है कि सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 जहां अच्छी बातें हैं, मतलब पर्सन खुद रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन के लिए आया, जैसे डी मर्जर ये सब हो गया वो, या ऑफिसर कर रहा है, ठीक है, तो इसमें वो मामले कवर है। लेकिन सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 मतलब कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा है या वायलेशन कर रहा है तो उस मामले में ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। रूल 21 भी वैसा ही है। फिर सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि भैया कैंसिलेशन होने का मतलब ये नहीं कि तेरी जो लाइबिलिटी है उससे तेरा पीछा छूट जाएगा। तो बंदा खुश हो जाता है कि भैया मैं कैंसिल करवा दूं, रिटर्न ऐसा फाइल कर रहा था, रिटर्न ये सब मैंने टाइम पे फाइल नहीं किया तो जो पेनल्टी लग रही, जो फी लेट फी ये सब लगनी थी वो नहीं देनी पड़ेगी, वो तो देनी ही पड़ेगी अगर आपने रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं किया। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी है तो कैंसिलेशन हो भी जाएगा तो आपको वो पे करना ही पड़ेगा, लायबिलिटी तो रहेगी। फिर सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 वही डीमिंग प्रोविजन है कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है जीएसटी यूटी जीएसटी में तो माना जाएगा कि जीएसटी के अंदर कैंसिल हुआ है। फिर सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 याद करिए, सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, नाउ व्हाट आई सेड टू यू, यू डोंट हैव आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने चैप्टर 8 में ये रिवाइज किया था। तो अब आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया, चाहे ऑफिसर ने किया या आपने करवाया, तो अब जब आप सप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जो आपके पास स्टॉक बच गया या कैपिटल गुड्स बच गया उस पर तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था, तो आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो वो आईटीसी जो आपने ली है वो पे कर दो। ओके, कैपिटल गुड्स के मामले में क्या हुआ था, रूल 44 एप्लीकेबल होगा। फिर रूल 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब करता था उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिया, तो सस्पेंड वो कर सकते हैं क्योंकि पूरी डिटेल जो ये प्रोसीजर होगा उसमें टाइम लगेगा। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि एक इसमें ये था जब रिटर्न मैच नहीं होते GSTR 1(3)B तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस या ऑनोमोलीजर, तो इसको गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि इसका मतलब क्या है जब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, यानी सस्पेंड करेगा पहले फिर इंक्वायरी करेगा फिर वो हो सकता है कैंसिल के लिए जाए। तो उसमें जैसे GSTR 3 भी आउटवर्ड सप्लाई है वो डिटेल मैच नहीं होती GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई, जो रजिस्टर्ड पर्सन दोनों खुद ही डिक्लेयर करता है, तो GSTR 1 में जो वो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रहा है वो GSTR 3B से मैच नहीं होती, या GSTR 3B में जो वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रहा है मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए वो मैच नहीं होते GSTR 1 जो जिससे उसने सप्लाई ली है और सप्लायर ने फाइल किया होगा तो उससे मिसमैच हो रहा है, यानी आप बोल सकते हो GSTR 2A 2B से मैच नहीं हो रहा बेसिकली। तो ये सिग्निफिकेंट एनोमली है, तो वो क्या करेंगे सस्पेंशन देंगे और टैक्स पेयर को बोलेंगे भैया तो जस्टिफिकेशन दे क्योंकि ये डेटा क्यों नहीं मैच हो रहा है। तो अगर वो जस्टिफिकेशन दे पाए तो अच्छी बात है, अगर लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो सस्पेंड करके बाद में क्या है कैंसिलेशन भी हो सकता है।
फिर सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बंदे ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, तो बंदे के पास क्या ऑप्शन है कि बस वो 30 दिन के अंदर जब उसको नोटिस मिलता है, कैंसिलेशन ऑर्डर मिलता है, पहले नोटिस मिलेगा उसके बाद ऑर्डर पास होगा, तो ऑर्डर पास हो गया, कैंसिल कर दिया गया, तो उसको 30 डेज के अंदर ही कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको 30 डेज को एक्सटेंड कर सकता है एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सटेंड 30 डेज, तो फर्दर 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता है। अगर मान लो उसने रिवोकेशन 30 डेज में किसी वजह से परिवार में कोई मृत्यु हो गई, वो अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसलिए उसका मान लो जस्टिफाइबल रीजन है, वो रीजन देगा, तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को एम्पावर किया गया, फिर कमिश्नर को एम्पावर किया गया कि वो इससे फर्दर 30 डेज और कर सकता है। ठीक है, तो ये 30 डेज के लिए, फिर ये फर्दर 30 डेज के लिए, और मेन कितना 30 डेज। लेकिन अगर मान लीजिए बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं किया, इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, तो उसको रिवोकेशन के एप्लीकेशन के पहले क्या करना है, जो भी रिटर्न है, जो पेमेंट उसको करना है वो पेमेंट करो, उसके बाद ही रिवोकेशन के लिए अप्लाई करो। ऐसा नहीं तुम पेमेंट तो कर ही नहीं रहे हो और रिवोकेशन के लिए अप्लाई करो, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किसकी वजह से हुआ कि उसने पेमेंट नहीं किया तो। ठीक है, फिर ये जो हमने पढ़ा था डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जो हमने सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के अंदर देखा था, तो इसमें पहले हमने क्या देखा था कि ये भी शामिल हो जाएगा कि मान लीजिए डेथ ऑफ सेल्फ प्रोप्राइटर है तो ये केसेस शामिल हो जाएंगे। तो बंदे को क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, फिर जो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड रजिस्ट्रेशन उसके लिए फाइल करना है, वहाँ से वो ट्रांसफर करेगा जो भी आईटीसी अनयूटिलाइज है और नई एंटिटी में एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 9। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।